15 अगस्त 1947 हमारे देश के लिए सबसे खुशी का दिन था। इस दिन हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के शासन से पूरी तरह आज़ाद हुआ था और भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बना। वो महान देश जहाँ के स्वतंत्र नागरिक आज इस वीडियो को देख रहे हैं। आज भारत का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। आर्थिक रूप से गरीब देश होने के बावजूद आज़ादी के बाद भारत ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया। आज भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2,26,000 करोड़ यूएस डॉलर्स है। मुझे गर्व है कि मैं इस महान देश का एक नागरिक हूँ। भारत ने कई सारे क्षेत्रों में अपना मिसाल कायम किया है। आज विश्व के नज़रों में भारत ने अपनी एक अलग छवि बनाई है। इसके साथ ही भारत के स्वदेशी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने विश्व में अपना एक ऊंचा नाम बनाया है। हाल ही के वर्षों में इसरो के द्वारा किए गए कुछ स्पेस मिशंस ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज पूरी दुनिया इसरो के बारे में जानती है और इसरो ने इतना सब कुछ किया है नासा के स्पेस बजट की तुलना में केवल 5% बजट में। इसरो ने दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन करने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। और क्या आप जानते हैं इसरो की स्थापना भी 15 अगस्त के दिन ही की गई थी। जी हाँ, 15 अगस्त 1969 को यानी आज से 49 साल पहले साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के योगदान में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन भारत ने इसरो की स्थापना से पहले ही अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत कर दी थी। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही यह महसूस कर लिया गया था कि आने वाले भविष्य में अगर हमें दुनिया के अन्य बड़े देशों से कंधे मिलाकर चलना है तो हमें भी अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ाना होगा। साइंटिस्ट विक्रम साराभाई का ये मानना था कि अगर भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण देश बनना है तो इसे आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा और इसका उपयोग समाज के कल्याण में करना होगा। तो इस वजह से साल 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जिम्मा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंप दिया, जिसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ से भारत के स्पेस रेस की शुरुआत हुई। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को और बढ़ाने के लिए साल 1962 में इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर एक कमेटी तैयार की जिसका नाम था इंकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च और इसके चेयरमैन विक्रम साराभाई बने। इंकोस्पार ने साउदर्न इंडिया के ठुम्बा में ठुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जहां से 21 नवंबर 1963 में इंडिया ने पहली बार यूएस द्वारा बनाए गए नाइकी अपाची रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बाद में ठुम्बा के इस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रख दिया गया। इसके बाद इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को और बढ़ावा मिला। फिर 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस प्रोग्राम को भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग से निकालकर एक स्वतंत्र सरकारी विभाग बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के प्रथम अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर सतीश धवन। 20 नवंबर 1967 को इसरो ने भारत में बनाए गए पहले साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 को लॉन्च किया। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे इस रॉकेट को साइकिल और बैलगाड़ी में लाद कर ले जाया गया था। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। लेकिन इस वक्त भारत के पास खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। इस वजह से आर्यभट्ट को रसिया के कैपुस्टिन यार जगह से उनके लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद इंडिया ने खुद के SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को बनाने पे जोर दिया और फिर अगस्त 1979 तक इंडिया ने खुद का लॉन्च व्हीकल बना ही लिया। और इसे बनाने में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इस SLV जिसका नाम था SLV-3 को 10 अगस्त 1979 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से टेस्ट किया गया था। परंतु भारत का ये पहला SLV लॉन्च फेल हो गया था। लेकिन इससे इसरो ने हार नहीं मानी और आखिरकार 18 जुलाई 1980 में भारत ने खुद के पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से सैटेलाइट रोहिणी 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। अब इंडिया के पास खुद के सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की शक्ति थी। इसके बाद इसरो ने कई देसी और विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब इसरो के पास मुख्य रूप से 2 प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल्स थे। पहला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, और दूसरा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। 15 अगस्त 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान भारत के लूनार मिशन की अनाउंसमेंट की थी। ये मिशन इसरो के लिए एक बहुत बड़ा मिशन था क्योंकि ये इसरो का पहला मिशन था जो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर
मून एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाने वाला था। और फिर फाइनली 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। चंद्रयान 1 के बारे में शायद ही कोई इंडियन होगा जिसे मालूम नहीं होगा। चंद्रयान 1 को मुख्य रूप से चांद के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। और क्या आप जानते हैं, इसरो चांद पर जाने वाला चौथा देश था और हमने चांद पर जाने के लिए किसी भी अन्य देश की मदद नहीं ली थी, बल्कि हमने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। इसरो के चंद्रयान 1 ने पहली बार चांद के सतह पर पानी की खोज की, जो कि सदी का सबसे बड़ा खोज था। बाद में इसे नासा ने भी कंफर्म किया और चंद्रयान 1 के इस बड़ी सफलता के बाद इसरो का विश्व में एक पहचान बना। और इसके बाद ही 5 नवंबर 2013 में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया, अपने मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक करके। इससे पहले कोई भी देश अपने प्रथम प्रयास में मार्स मिशन को पूरा नहीं कर पाया था, परंतु इसरो ने अपने प्रथम प्रयास में ही ये कर दिखाया। इसरो ने अपने पहले ही कोशिश में मंगल ग्रह तक जाने में सफल रहा और वहां के ऑर्बिट में सक्सेसफुली मंगलयान को स्थापित कर सका। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना तथा मंगल ग्रह के सतह की टोपोग्राफी की स्टडी करना था। और इस मिशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मिशन को केवल 450 करोड़ रुपए के बजट में पूरा किया गया था, यानी करीब 73 मिलियन $। मैंने यहाँ केवल इसलिए कहा है क्योंकि नासा को सेम ऐसे ही मार्स ऑर्बिटर मिशन को करने में करीब 700 मिलियन $। का खर्च आता है। यहाँ तक कि एक हॉलीवुड मूवी द मार्शियन को बनाने में भी इससे कई ज़्यादा खर्च हुआ था। तो आप खुद जान सकते हो कि क्यों इसरो बाकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। कम पैसों में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना हम भारतीयों की खासियत है और इसी की वजह से आज विश्व के कई देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराने के लिए इसरो के पास आते हैं। इसरो ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में काफ़ी सहयोग किया है। 23 जून 2016 को इसरो ने एक साथ 20 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था और इनमें से एक सैटेलाइट गूगल का था। इसके कुछ महीने बाद ही 8 सितंबर 2016 को इसरो ने एक इंडियन वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DR को सक्सेसफुली लॉन्च किया। यह सैटेलाइट दूसरा सबसे भारी भरकम सैटेलाइट था, जिसका वजन 2211 किलोग्राम का था। एक साल में लगातार 2 बार सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बाद इसके अगले ही साल में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच डाला। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने 20 नहीं, 40 भी नहीं, बल्कि पूरे 104 सैटेलाइट्स को एक साथ एक ही रॉकेट में लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और खास बात ये थी कि इन 104 सैटेलाइट्स में से केवल 3 सैटेलाइट्स ही इंडिया के थे, बाकी के 101 सैटेलाइट्स इसरो के इंटरनेशनल कस्टमर्स के थे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसरो आज दुनिया में कितना मशहूर हो चुका है। इसरो की ये खासियत है कि महंगे ऑपरेशंस को सबसे सस्ते में और पूरी सफलतापूर्वक अंजाम देना। इसके साथ ही इसरो जल्द ही अपना खुद का GPS सिस्टम भी शुरू करने वाला है, जिसकी सुविधा आने वाले कुछ सालों में ही सभी भारतीय नागरिकों को मुहैया कराई जाएगी। इसरो ने इसका नाम दिया है IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम इतना एक्यूरेट होगा कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके 10 मीटर के रेंज में पिन पॉइंट कर पाएगा। आज भारत ने काफ़ी लंबा सफ़र तय करके खुद को एक ऊंचे मुकाम पर उठा पाया है। और क्या आप जानते हैं, इसरो में काम करने वाले अधिकांश साइंटिस्ट्स के पास केवल BSc और MSc जैसी साधारण डिग्रियां हैं, लेकिन इनके अंदर हमेशा सीखते रहने और कुछ नया कर दिखाने का जज्बा ही है जो इसरो को महान बनाता है। इसरो की कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसरो आने वाले भविष्य में और भी कई सारे स्पेस मिशंस करने वाला है और कई मैन्ड स्पेस मिशंस को भी अंजाम देने वाला है। आज मुझे गर्व है इसरो पे और एक भारतीय नागरिक होने पे।